वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर दिस क्लास ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोगों ने जो पिछला देखा था उसके आगे का हम अभी देख रहे हैं इस क्लास में। तो हम लोगों ने मूल मात्रक देखे थे, उनके डेफिनेशंस भी देख चुके हैं। अब उसके आगे का जो है हम इस लेक्चर में आज देख रहे हैं। तो देखिए, जो एसआई पद्धति हम लोगों ने देखा है, सभी पद्धतियाँ भी हम लोगों ने देखी हैं। तो एसआई जो विशेष पद्धति है, इसके लाभ हम देखेंगे, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर यूजिंग एसआई सिस्टम। तो देखिए, पहले तो ये है कि ये एक युक्तायुक्त पद्धति है, यानी कि ये एक रैशनल सिस्टम है। ठीक है ना, ये युक्तायुक्त पद्धति यानी कि ये एक रैशनल सिस्टम है। इस सिस्टम में हम किसी भी मात्रकों को, मूल मात्रकों को, या किसी भी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में गुणा या भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति में जो है, कोई भी एक भौतिक जो राशि होती है उसका केवल एक ही मात्रक होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि ऊर्जा, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो, वह ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा हो, वह विद्युत ऊर्जा हो। ऊर्जा ऊर्जा है तो इसका एक ही मात्रक जो है एसआई पद्धति में जूल होगा। नहीं तो हम देखते हैं कि जैसे सीजीएस पद्धति में ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक हम कैलोरी लेते हैं। एमकेएस पद्धति में जो है हम ऊर्जा का मात्रक, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल लेते हैं। पर एसआई पद्धति में ऊर्जा चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वह यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे वह इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा हो, उसका एक ही मात्रक जूल होगा। क्योंकि नहीं तो हम प्रैक्टिकली जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा यूज करते हैं, यानी किलोवाट आवर यूज करते हैं। लेकिन इस पद्धति में हम केवल ऊर्जा का एक ही मात्रक जूल यूज करते हैं। तो इस प्रकार यह एक युक्तायुक्त पद्धति, एक रैशनल सिस्टम है। दूसरा, सीजीएस और एमकेएस के भांति यह एक दार्शनिक प्रणाली है, यानी ये एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम यानी कि इसमें हम 10 की घातों का उपयोग करते हैं। जो भी यूनिट्स होते हैं ये आपस में 10 के रूप में ही, 10 की घातों के रूप में ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तीसरा है, यह एक संबद्ध यानी कोहेरेंट सिस्टम है। इसमें किसी भी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में हम 10 की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या किन्हीं भी मात्रकों को या किन्हीं भी पद्धति के मात्रकों को हम गुणा या भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और यह सर्वमान्य पद्धति भी है। इंटरनेशनली ये जो है ये एक्सेप्टेबल सिस्टम है। यह इसीलिए हम कहते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय और सर्वमान्य पद्धति है। तो ये एसआई पद्धति उपयोग में लाने के लाभ हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एसआई सिस्टम आर, तो एसआई पद्धति के लाभ क्या है? यह एक युक्तायुक्त पद्धति यानी एक रैशनल सिस्टम है। यह एक दार्शनिक पद्धति का उपयोग होता है इसमें, यह एक दार्शनिक पद्धति है। यह एक संबद्ध यानी कोहेरेंट सिस्टम है। और चौथा, यह अंतरराष्ट्रीय और सर्वमान्य पद्धति है। तो ये एसआई पद्धति के लाभ हैं। अब हम अगला देखेंगे, क्योंकि हमें इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है कि किसी भी संख्या को जो है 10 की घात के रूप में संक्षिप्तीकरण करना, यानी एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। इसी को हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 की 10 की घात के रूप में किसी भी संख्या को जो है व्यक्त करना। तो देखिए, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति यानी साइंटिफिक नंबर सिस्टम में हम 10 की घात के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए, क्योंकि हमें किस तरीके से 10 की घात में यूज करना है, इसका भी एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो किसी भी संख्या को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में 10 की घात के रूप में हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो हम संख्या बराबर क्या लिखेंगे? m इंटू 10⁻x। ठीक है, तो जहां पर m जो होगा ये एक संख्या है, इसका मान न्यूनतम मान होगा 1 और अधिकतम मान होगा 10 से कम। ठीक है, इसका न्यूनतम मान जब हम ये करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि न्यूनतम मान इसका होगा 1 और अधिकतम मान क्या होगा बच्चों? 10 से कम। 10 से कम। और x जो है ये 10 की घात है और x एक पूर्णांक संख्या है। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम x को लिख लेते हैं। x क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसका मान जो है पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो x एक पूर्णांक संख्या है
जो धनात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो इसको हम सबसे सही तरीके से 10 की पावर में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं 6000, इसको हमें एब्रिविएशन इन 10 मतलब 10 की घात के रूप में इसको हमें लिखना है। तो हम पहला लिख रहे हैं 6000। तो भाई कोई बच्चा इसको लिख सकता है 600 गुणित 10 की पावर 1। ठीक है, 600 गुणित 10 की पावर 1, 600 गुणित 10 करेंगे तो 6000 आ जाएगा। इसका मायने भी नहीं बदलना चाहिए ना। इस तरीके से हमें लिखना है कि द मीनिंग शुड रिमेन सेम। या कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं इसको 60 इंटू 10 की पावर 2 लिखूंगा, मतलब तो सेम है। ठीक है, मतलब नहीं बदलना चाहिए। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मैं 6 इंटू 10 की पावर 3 के रूप में लिखूंगा। तरीके तीनों के ही बराबर हैं, लेकिन हम सिस्टमैटिक तरीके से जो हम कहेंगे साइंटिफिक नंबर सिस्टम में सबसे सही तरीका होगा ये। क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं कि हमें उसे m इंटू 10 की पावर x के रूप में किसी भी संख्या को क्या करना है, व्यक्त करना है। जहां m का जो मान है ये क्या है, 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। इस तरीके से हमें लिखना है। तो देखिए आपने जो संख्या लिखी है जैसे 6 m यानी हो गया यहाँ पर 6, तो ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। क्योंकि अगर आप लिखते 60, दूसरा देखिए 60 इंटू 10 की पावर हमने 2 लिखा, इसी कुछ 76। तो देखिए जो 60 है ये क्या है, इसको हम m मानेंगे, तो ये तो भाई 10 से बड़ा हो गया। तो ये तरीका गलत हो गया हमारा लिखने का, हमें इसी तरीके से लिखना है। या कोई बच्चा ऐसा भी लिखेगा, ऐसा भी लिख सकता है, गलत नहीं होगा, 0.6 इंटू 10 की पावर 4। पर एक बात ये है कि ये जो संख्या है m जो 0.6 है ये 1 से क्या होगा, कम होगा। और जबकि हमें न्यूनतम मान क्या लिखना है, न्यूनतम मान 1 है, मतलब 1 से बड़ा भी चल सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सबसे सही है। तो 6000 को हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10 की पावर 3। तो इसे हम कहते हैं एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10, 10 की घात के रूप में संक्षिप्तीकरण। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे इसमें लिखे हैं, जैसे 48000 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 की पावर के रूप में। कोई इसको ऐसे लिख देगा, ठीक है ना, 48000 हो जाएगा। कोई इसको लिखेगा 480 इंटू 10 की पावर 2, कोई लिखेगा 4800 इंटू 10 की पावर 1। पर ये तीनों जो है सही नहीं है। हमें इसको इस तरीके से लिखना है 48। देखो 48 जो होगी ये m संख्या होगी, तो ये 10 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 4.8। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 4। अब ये सही है क्योंकि जो m है 4.8 ये 1 से क्या है, 1 से बड़ा और 10 से क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हम 48 लिखते तो ये 10 से बड़ा होता। ठीक है, तो ये हमारी इसमें नहीं आता, तो फिर ये रॉन्ग होता। इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, 1 से बड़ा मतलब 4.8 यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा। और एक एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए इसको। जैसे हम लिखेंगे 351.25, इसको मैं 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 10 की पावर के रूप में हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है इंटू 10। ठीक है, पर ये देखिए 35 आएगा, ये 35 एंड ऑब्वियस है 35 में 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए संख्या। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 3.5125, मायने भी नहीं बदलना चाहिए, इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये सही तरीका रहेगा। चौथा हम देख रहे हैं और एग्जाम्पल, जैसे ये 0.026 इंटू 10 की पावर -2, कोई इसको ऐसे लिख सकता है 26 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या लेकिन एक बात है कि अगर आप 0.26 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 से कम और हमें 1 से बड़ा लेना है। तो हम इसको क्या लिख लें अच्छे से, 2.6
इंटू 10⁻⁻²। मायने भी नहीं बदलना चाहिए, जो दिया है वो उतना ही रहना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये होता है एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 के रूप में उसको परिवर्तित करना। इसका काम हमें एक्चुअली परिमाण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए काम में आता है। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे, परिमाण की कोटि यानी इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, जैसे कि कोई भी परिमाण दिया, जैसे 50 न्यूटन आया, कोई भी बल आया 50 न्यूटन, तो हम परिणाम क्या कहेंगे 50 जो हो गया ये परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर, 10 की घात के रूप में अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, तो 10 के ऊपर लगाए जाने वाली जो घात होती है उसको हम उसकी परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है, ये 6.6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है ना, तो यहाँ 10⁻24 जो हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि हम इतना याद नहीं रख सकते ना कि हम इसको 6,0,0,0,0 इतने की बजाय हम इसको 10⁻24 के रूप में अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण की कोटि, यानी भौतिक राशि का जो परिणाम होता है उसको निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात जो होती है ऊपर, जो हम 10 के ऊपर जो घात लगाते हैं उसी को हम परिमाण की कोटि कहते हैं। ये जरूरी है कि परिमाण की कोटि में व्यक्त करने के लिए जो होता है हम इस तरह की संख्या को चुनते हैं। ये हम देखेंगे कि वो जो संख्या होती है ये 0.5 जो संख्या x होती है, मतलब हम जिसको लिखेंगे तो ये 0.5 से जो है क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए, कम। इस नियम का हम पालन करेंगे। ठीक है, कि जो भी हम संख्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे और फिर आपको बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं फिर आप बताइएगा। देखिए, जैसे कि 0.06 है, इसकी हमें परिमाण की कोटि ज्ञात करनी है और हमें इसी नियम को फॉलो करना है कि हम ये जो संख्या जो आ रही 0.06 में मतलब संख्या ने 6 है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखें कि ये 0.5 और 5 के बीच में रहे। इट शुड लाई बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0.5 एंड 5, इसके बीच में वो होनी चाहिए। और हम उसे फिर हम उसको 10 के रूप में किस तरीके से व्यक्त करके लिख सकते हैं। तो देखिए, इसकी हमें परिमाण कोटि ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम वो लिखने का तरीका, कोई इसको ऐसे लिख देगा 6 इंटू 10⁻²। ठीक है, और कह देगा कि इसकी जो परिमाण की कोटि है यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये 10 की जो घात है, इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये -2 है। बट इट विल बी अ रॉन्ग वन। क्यों? क्योंकि हमें इसके बीच में लिखना है। ये जो संख्या जो आप लिख रहे हो, जो संख्या है, इसको हमें किसके रूप में लिखना है बच्चों, वो 0.5 और 5 के बीच की होनी चाहिए। तो ये जो संख्या हमने 6 लिखी है ये एक्चुअली 5 के से कम नहीं है, इसका मान 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको करना है कि इसके मायने भी नहीं बदले और संख्या जो इनके बीच में लाई करें। तो देखिए, अब 6 से और कम हम 0.6 लिख सकते, 6 को हम 4 या 5 नहीं कर सकते हैं ना, 6 को हमें 6 ही रखना है क्योंकि उसके मायने नहीं बदलने चाहिए। तो हम 6 को जो है क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 0.6 जो होगा ये 0.5 से तो बड़ा है लेकिन 5 से क्या है, छोटा है, तो उसके बीच में है। और इनटू हम इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻1, क्योंकि ये जो दिया है इसके मायने भी नहीं बदलने चाहिए। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब सही है, क्योंकि ये जो संख्या हम जो लिख रहे हैं ये 0.5 से तो बड़ी है लेकिन 5 से क्या है बच्चों, छोटी है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻1। तो इसमें परिमाण की कोटि क्या होगी, 10 के ऊपर जो घात लगाते हैं हम, ठीक है ना, निकटतम 10 के ऊपर जो घात लगाते हैं उसी को हम उसकी परिमाण की कोटि कहते हैं। तो ये कितनी होगी बच्चों, -1। ठीक है, तो इसकी परिमाण की कोटि कितनी है, -1, क्योंकि इसी नियम को हमें फॉलो करना है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं
यह हमने पहला एग्जाम्पल देखा। अब आप इसी को हम अगला करते जाते हैं। 0.6, ठीक है, हमने अभी 0.06 देखा था, अब हम देखेंगे 0.6। तो देखिए 0.6 में आपको कोई बच्चा इसको 6 × 10⁻⁻1 करेगा, लेकिन ये परिमाण की कोटि के लिए गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम इसको संख्या को 6 लिख रहे हैं, तो ये जो है 5 से होगी बड़ी। हमें 5 के संख्या हमें 5 से कम करनी है और 0.5 से ज़्यादा के रूप में इसको लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी तरीके से लिख सकते हैं हम इसको 0.6 × 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 यानी 1, क्योंकि हमें 10 की घात के रूप में। भाई तुम ऐसा लिखोगे तो ये 10 की घात तो आएगी नहीं, 10 की 1.6 × 1, लेकिन 10 की घात के रूप में लिखना है। तो 10 की घात के रूप में लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 इज 1, तो इसलिए इसमें परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी, 0, ठीक है, इसके परिमाण की कोटि हो जाएगी 0। उसी तरीके से अब आप इसको 6 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आप 6 को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखिए 6 × 10⁻, आप 1 लिख लो, सॉरी 6 × 10⁻1 नहीं लिख सकते हैं। 6 × कोई बच्चा लिख देगा कि 6 × 10⁻0, क्योंकि 6 × 1 और 10 की पावर के रूप में लिखना है, तो 10⁻ हम 0 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसी नियम को हमें फॉलो करना है कि जो संख्या हम लिखेंगे ये 0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 0.6 लिखना है इसको, और इसको 0.6 लिख देंगे तो हम क्या करेंगे? 10⁻, क्या लिख देंगे? 1, और 10⁻1 जब हम लिख देंगे तो उसकी परिणाम की, अब ये सही है क्योंकि 0.6 × 10⁻1, ये 0.6 आ रहा है, ये इसके बीच में लाई कर रहा है ना, इन दोनों लिमिट्स के बीच में, और इसकी परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब अगला हम इसी को 60 करके लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 60 के रूप में। अब 60 के रूप में 60 × 10⁻1 कोई लिख देगा तो भाई ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है, ये क्या होनी चाहिए? 0.5 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है, इसलिए रॉन्ग होगा। तो इसको हमें 0.6 × 10⁻2 क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। अब सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सही है, तो अब इसके परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी? 2, यानी 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2। इसी तरीके से अगर हम 600 लिखेंगे तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे? 0.6 × 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगी? परिमाण की कोटि इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम 6000 लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे 0.6 × 10⁻4, और यहाँ पर इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बच्चों? 4। तो जो संख्या होनी चाहिए वो किसी होनी चाहिए, जैसे अब कोई बच्चा 4.8 सिंपली 4.8 भाई 5 से कम है, इसको हम सिंपली लिख दे सकते हैं 4.8, लेकिन 10 के पावर के रूप में, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इंटू 1, एक्चुअली 1 करेंगे, लेकिन 10⁻, क्या लिखेंगे? 0। 4.8 × 10⁻0, तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? यानी परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी? 0। अब ये सही है, ठीक है। अब हम ये वाला तो हमारा हो गया परिमाण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि हम लोगों को जो भी भौतिक राशि दी हैं इनका हमें मेजरमेंट देखना है, तो देखिए लंबाई का मापन हम देखेंगे। तो अब हम लंबाई के लिए देखेंगे, तो लंबाई का जो मापन है ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लंबाई किसे कहते हैं? आकाश में यानी स्पेस में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लंबाई या दूरी कहते हैं। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होता है, अंतर होता है, उसी को हम दूरी या लंबाई कहते हैं। और लंबाई का जो मापन होता है ये हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। तो जैसी जो इस तरह की जो दूरियां होती है जनरली हम मीटर स्केल से, या और छोटी दूरियां होती हैं तो वर्नियर कैलिपर से, और छोटी होती है तो हम स्क्रू गेज से इनका मापन प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, ठीक है ना। स्केल से कंपेयर करके हम प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि यानी इसमें वास्तविक जो भी मानक दिया है, ठीक है ना, लंबाई का जो मानक है
इससे तुलना करके हम लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि, है ना। जैसे हमने ये जो डस्टर है इसकी लंबाई निकालना है तो हम स्केल से कंपेयर करेंगे और हम बता देंगे कि भाई इसकी जो है लंबाई इतनी है, कंपेयर करेंगे हम जो सर्वमान्य जो मानक दिए हैं उससे तुलना करके। तो अब प्रत्यक्ष विधि, तो ये लंबाई का मापन है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिस्टेंस। दो तरीके हैं इसके, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो देखिए हम पहले देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि में हम मानक का हम उसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं, स्टैंडर्ड मात्रक का उपयोग करते हैं। तो मीटर स्केल से हम 10⁻³ मीटर तक की दूरी का मापन कर सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर की दूरी तक का मापन कर सकते हैं, क्योंकि इसका अल्पतमांक होता है 1 मिलीमीटर। यानी अल्पतमांक यानी अभी हम इसको देखेंगे कि वह सबसे छोटा मान जहाँ तक कि हम उसको यथार्थतापूर्वक नाप सकते हैं। ठीक है। वर्नियर कैलिपर से हम, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, इस साल भी आप लोग यूज़ करना है। तो वर्नियर कैलिपर से हम 10⁻⁴ मीटर तक की दूरी का मापन कर सकते हैं। अत्यंत छोटी जो होती हैं वस्तुएं उनके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। स्क्रू गेज मापी या स्क्रू गेज की सहायता से हम लगभग 10⁻⁵ मीटर तक की दूरी का मापन कर सकते हैं। अब हमें अगला देखना है कि जो लंबी दूरियां होती हैं या जो परमाणु दूरियां होती हैं जो अत्यंत अल्प होती हैं, जैसे कि पहाड़ की दूरी कह लीजिए आप, या तारों की दूरी, या चंद्रमा का व्यास, या किसी भी ग्रह का व्यास, तो ये सब जो होती हैं ये बहुत बड़ी दूरियां होती हैं। या परमाणु दूरी यानी अणु का आकार, ठीक है ना, या परमाणु का आकार या नाभिक का आकार, ये अत्यंत छोटी दूरियां होती हैं। तो इनके लिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं कर सकते, इनके लिए जो है हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो अत्यंत जो बड़ी दूरियां होती हैं इनके लिए हम लंबन विधि यानी इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलैक्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो लंबी दूरियों के लिए, जो लंबी दूरियों के मापन के लिए जो है हम लंबन यानी कि पैरेलैक्स मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देख रहे हैं, अगला जो मापन है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।